ऐसे लेजेंडरी राजा की जिसकी कहानी इतिहास और मिथक के बीच कहीं तैरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा सालबान की। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। कौन था वो राजा जिसने आज के सियालकोट शहर को बसाया? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन हमलावरों को हराया जिनके नाम पर आज भारत का नेशनल कैलेंडर चलता है। जी, वो राजा थे राजा सालबान। तो राजा सालबान की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उनके सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे उनकी किस्मत में क्या लिखा था, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने सियालकोट राज्य बनाया, उनके 2 बेटों की जो 2 अलग-अलग विरासतें थीं उनकी बात करेंगे, फिर उनके पतन की कहानी, और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी ये लेजेंड आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के पहाड़ों से, जहां एक राजकुमार की महान नियति लिखी जा रही थी। तो देखिए, सालबान का जन्म कोई आम घराने में नहीं हुआ था। उनके पिता थे राजा गज, जो काबुल और कंधार के पावरफुल शासक थे, और उनका वंश चंद्रवंशीय क्षत्रिय यानी कृष्णवंशी, जो अपनी बहादुरी और धर्म के लिए जाने जाते थे। तो सालबान को विरासत में सिर्फ एक मजबूत जिस्म और तेज दिमाग ही नहीं मिला था, बल्कि एक धार्मिक दिल भी मिला था। तो जब सालबान बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा। उन्हें कहा गया कि वो पंजाब के मैदानों में जाएं, वहां अपना एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनाएं और अपने वंश को आगे बढ़ाएं। और बस यहीं से सालबान का अपनी पहचान बनाने का सफर शुरू हो गया। और अपने पिता के इसी आदेश को लेकर सालबान निकल पड़े पंजाब की धरती पर, एक नया इतिहास लिखने, एक ऐसा साम्राज्य बनाने जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाए। पंजाब पहुंचने के बाद सालबान ने हिमालय के ठीक नीचे एक परफेक्ट जगह चुनी और वहीं पर एक जबरदस्त शहर की नींव रखी, जिसे आज हम सियालकोट कहते हैं। उन्होंने सिर्फ शहर नहीं बसाया, बल्कि उसके बीचों बीच एक ऐसा मजबूत किला बनवाया जिसे कोई भेद न सके, और इसी किले ने सियालकोट को सुरक्षा और दौलत का एक बड़ा सेंटर बना दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उस जमाने में भारत की सरहदों पर शक, हूण और कुषाण जैसे हमलावरों का खतरा हमेशा बना रहता था। राजा सालबान ने क्या किया? उन्होंने अपने सभी सैनिकों, ब्राह्मणों और क्षत्रिय योद्धाओं को एक साथ किया और इन तीनों बड़ी ताकतों से लोहा लिया। उनकी स्ट्रैटेजी और बहादुरी के सामने कोई टिक नहीं पाया और उन्होंने एक जबरदस्त जीत हासिल की। और यहीं पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। शकों पर उनकी ये जीत इतनी बड़ी, इतनी हिस्टोरिकल थी कि ऐसा माना जाता है कि इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए शक संवत की शुरुआत की गई। जी हाँ, वही शक संवत जो आज भारत का नेशनल कैलेंडर है। जरा सोचिए, एक राजा की एक जीत आज तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन सालबान की विरासत सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी। असल कहानी तो उनके महल के अंदर भी चल रही थी, जहां उनके 2 बेटे 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुन रहे थे। राजा सालबान की 2 रानियां थीं। पहली रानी इशरा, जो एक ऊंचे क्षत्रिय कुल से थी, और उनके बेटे थे पूरण भगत। और दूसरी रानी थी रानी लूना, जो एक धोबी कुल से आती थी, और उनके बेटे थे राजा रसालू। और इन दोनों राजकुमारों की जिंदगी और उनकी कहानियां एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती थी। एक तरफ थे पूरण भगत, जिन्होंने आध्यात्म और तपस्या का रास्ता चुना और आगे चलकर एक संत के रूप में अमर हो गए। और दूसरी तरफ थे राजा रसालू, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, वीरता और साहस का रास्ता चुना और पंजाब के सबसे बड़े फोक हीरो बन गए। तो एक ही राजा की विरासत में हमें भक्ति भी दिखती है और वीरता भी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। अब हम राजा सालबान की जिंदगी के उस अंधेरे दौर की बात करेंगे जिसने उनके सारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। हुआ यूं कि जैसे जैसे वक्त बीता, राजा सालबान के राज में तंत्र मंत्र और बलि जैसी डरावनी प्रथाएं शुरू हो गईं। कहते हैं ना, सत्ता का नशा, बस वही नशा उन्हें धीरे धीरे अंधेरे की तरफ खींच रहा था। लोक कथाओं में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने एक मासूम बच्चे की बलि दे दी, और माना जाता है कि बस इसी एक भयानक काम ने उनकी किस्मत पर एक ऐसा श्राप लगा दिया जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। और यही श्राप आगे चलकर उनके आखिरी और सबसे विनाशकारी टकराव की वजह बना। एक ऐसा टकराव जो उन्हें सीधे तबाही की ओर ले गया। उस श्राप का असर फौरन दिखना शुरू हो गया। सबसे पहले तो उन्हें एक जंग में बुरी तरह हार मिली
और अपना ही बसाया हुआ सियालकोट छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद जब उन्होंने जम्मू के पहाड़ों में पनाह ली तो वहां उन्होंने देवता सांगली की पवित्र जगह पर अपना महल बनाने की जिद पकड़ ली, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इस बात से देवता इतने नाराज हुए कि उन्होंने राजा सालबान और उनके ज्यादातर वंश को खत्म कर दिया। तो इस महान राजा के उठने और फिर इतनी बुरी तरह गिरने के बाद आज क्या बचा है? चलिए अब उनकी विरासत की इन गूंजों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ किस्मत का खेल देखिए। सांगली देवता जिन्होंने राजा सालबान को खत्म किया था, आज उन्हीं के बचे हुए वंशज उन्हें अपने कुल देवता के रूप में पूजते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरह का प्रायश्चित था, अपनी गलती सुधारने का एक तरीका। तो आखिर में राजा सालबान की लेगेसी का हिसाब किताब क्या बैठता है? एक तरफ सियालकोट को बसाना और शक संवत जैसी जबरदस्त उपलब्धियां, और दूसरी तरफ उनके गिरने की वजह से शुरू हुई सांगली देवता की पूजा। ये एक ऐसी विरासत है जिसमें क्रिएशन भी है और डिस्ट्रक्शन भी, दोनों की गहरी छाप है। तो राजा सालबान की कहानी असल में इतिहास और लोक कथाओं का एक कमाल का मिक्स है। उनकी कहानी की गूंज आज भी पंजाब, जम्मू और अफगानिस्तान के इलाकों में सुनाई देती है, और ये इस बात का सबूत है कि कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, राजा सालबान की कहानी को आखिर कैसे देखा जाए? क्या ये एक महान राजा के इतिहास की कहानी है, या फिर ये सत्ता और ताकत के बारे में एक वार्निंग है, एक चेतावनी? इसका जवाब शायद इतिहास और मिथक के बीच ही कहीं छिपा हुआ है।